नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिमन्यु। मैं सीनियर रिसर्च एसोसिएट हूं ईएसआईसी डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली में। और जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम कोरोना पेंडेमिक से डील कर रहे हैं और बाकी सबके साथ हमारी डेंटल जो फ्रेटर्निटी है, अब जैसे जैसे हम लॉकडाउन ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, सबको एक डाउट है मन में कहीं ना कहीं, इतना सब लिटरेचर अवेलेबल होने के बाद भी, कि किस तरीके से शुरू करना है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये ईएसआईसी डेंटल कॉलेज की फैकल्टी का एक छोटा सा अटेम्प्ट है, एक इंटरेक्टिव सेशन है, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन डाउट्स हमारे सामने आए हैं मेल्स के माध्यम से, उनको सॉर्ट करने के लिए। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ हमारी फैकल्टी से। मेरे राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हैं डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव सर, जो कि दिल्ली के सर्वप्रथम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन में से एक हैं। सर यूएमएसआई के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फिलहाल ईएसआईसी डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली के डीन के पद पे कार्यरत हैं। सर नमस्ते। सर के राइट हैंड साइड पे बैठे हैं डॉक्टर मधुमिता, जो कि एमडी माइक्रोबायोलॉजी हैं और ईएसआईसी डेंटल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। मैम के राइट में हैं डॉक्टर किशोर सर, जो कि एमडी मेडिसिन हैं और सर भी ईएसआईसी डेंटल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर के राइट में है डॉक्टर वेबर सर, ही इज़ एमएस एंड एमसीएच इन पीडियाट्रिक सर्जरी। सर भी ईएसआईसी डेंटल कॉलेज की फैकल्टी मेंबर हैं। और सर के राइट में है हमारे आज के लास्ट गेस्ट डॉक्टर उन्नति अस्थाना मैम, जो कि एमडी एंड डीएनबी हैं एनेस्थीसिया में। मैम आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल हमारे आज के पहले गेस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव सर से है। सर, जैसा कि हमें पता है कि इस लॉकडाउन के दौरान में हमारे कई डेंटिस्ट फ्रेंड इमरजेंसी सर्विसेज तो दे रहे थे, लेकिन अब डेंटिस्ट के मन में एक सवाल उठ रहा है कि अब इलेक्टिव सर्जरी या इलेक्टिव प्रोसीजर करने का समय आ गया है, बट फिर भी साइमल्टेनियसली उनके दिमाग में डाउट है कि किस तरीके से शुरू करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सर प्रकाश डालें इस पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सब लोगों से कि कोरोना से डरे नहीं। कोरोना अभी बहुत दिन तक चलने वाला है और तब तक आप अपनी डेंटल और मेडिकल सर्विसेज सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोरोना के साथ रहना शुरू करना चाहिए और समझना चाहिए कि कोरोना से कैसे बचना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोरोना से बचने के लिए मैं अपनी जो हम लोग बीडीएस फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं और हमको सबको पढ़ाया जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी क्लिनिक या अपने अस्पताल का डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल और स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल को और मजबूत करें। साथ में अपने हर प्रोसीजर के लिए आप अपने आप में कंसेप्चुलाइज करें कि एसेप्टिक प्रोटोकॉल क्या होता है, चाहे वो प्रोस्टोडोंटिस्ट हो, चाहे वो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट हो, चाहे वो पीडोडोंटिस्ट हो। कोई भी प्रोसीजर करने के पहले आपको ये कंसेप्चुलाइज करना है कि हमको एसेप्टिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। उसके बाद लास्ट में आता है कि आपको एसेप्टिक प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप अपना बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कितना स्ट्रांगली करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि दो तरीके के डेंटिस्ट हैं। कुछ डेंटिस्ट बीच की इनकम वाले हैं, कुछ डेंटिस्ट हाई इनकम वाले हैं। जो हाई इनकम वाले हैं वो ये सोचेंगे कि मैं हर चीज़ जो है डिस्पोजेबल यूज़ करूँगा। तो अगर आप हर चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ भले ही कर रहे हैं, पर अगर आपका कंसेप्ट एसेप्टिक प्रोटोकॉल का नहीं है तो आप कभी डिस्पोजेबल सी चीज़ें, स्टराइल चीज़ें यूज़ करने के बावजूद भी आप कभी कुछ छू लेंगे और कभी कुछ छू लेंगे। इस बीमारी को, कोरोना को इस तरह समझना ज़रूरी है। ये छुआ और छुआछूत, छुआ का मतलब होता है आपने कुछ भी छुआ और छूत का मतलब होता है कि आपका इन्फेक्शन। तो ये इस तरह है, छुआ, छूत, फिर छुआ। तो अगर आपने या टच करा आपने, फिर उसके बाद आपने ये सबसे अगर फॉलो नहीं करी, आपने कोई भी चीज़ टच करी और टच करने के बाद आपने मुंह में हाथ डाल दिया या उसके फेस पे हाथ डाला, उसके कोई भी प्रोसीजर करा, तो आपने इन्फेक्शन उसके में ट्रांसफ़र करना है। या उसके मुंह से आपने और चीज़ों को छुआ तो भी उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चारों प्रोटोकॉल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने में इम्बाइब करते हैं, उनको कंसेप्चुलाइज करते हैं, तो कोरोना कुछ भी आपका नहीं करेगा एज फार एज डेंटिस्ट्री इज कंसर्न। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल जो है, वो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास इस सवाल को लेकर आई हैं हमारे डेंटिस्ट कलीग से, कि रूट कनाल ट्रीटमेंट जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो एक इमरजेंसी प्रोसीजर
समझ के कहीं कहीं किया जा रहा था, बट अब रूटीन में अगर उन्हें रूट कनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, और बिकॉज एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर है ये, तो इसके लिए सर क्या आपके सजेशंस रहेंगे सर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आज की तारीख में जब भी अपनी क्लिनिक शुरू करेंगे, आपको 400 डेंटिस्ट्री करनी चाहिए। आपको अपना जो अटेंडेंट है, जो असिस्टेंट आपका है, उसको भी आपको स्टरलाइजेशन का, एसेप्टिक प्रोटोकॉल का बिल्कुल उतना ही ज्ञान करवाना है जितना आपको है, जिससे कि वो अगर एक कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ जाए या कोविड कैरियर पेशेंट आ जाए तो उसको कोविड को और आगे ना बढ़ाए। तो इसलिए उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। अब इसका सेकेंड पार्ट है कि एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर है, तो आपको एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर्स को कम से कम करना है। मतलब मेरा ये है कि रूट कैनाल आप ज़रूर करें, पर बजाय एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर एयर रोटर को हटा के आप माइक्रो मोटर से करें, रूट कैनाल ओपन करें। और दूसरा, आप जैसे थ्री वे सिरिंज होती है, तो उसमें एयर को और वाटर को एक साथ ना यूज़ करें, एक एक करके यूज़ करें। रूट कैनाल हो चाहे डेंचर बनाना हो, कोई भी प्रोसीजर जो आज की ज़रूरत में जो एसेंशियल में आता है वो आप ज़रूर करें। कॉस्मेटिक प्रोसीजर भले अभी आप ना शुरू करें, पर एसेंशियल प्रोसीजर ज़रूर करें। जैसे कि डेंचर बनाना इज़ एन एसेंशियल प्रोसीजर। आप ऑलरेडी किसी को जो कितने दिनों से नहीं खा पा रहा है, उसको आप कहिए कि 6 महीने अभी और डेंचर नहीं बनेगा, तो उसकी इम्यूनिटी और लो होती जाएगी, कोविड से फाइट करने की उसकी मादा और कम होता जाएगा। तो इसलिए आप डेंचर भी बनाएं। डेंचर में एक बहुत बड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जब मैं पोस्टीरियर पैलेटल सील रिकॉर्ड करूंगा तो कहीं एकदम से मरीज खांस ना दे, या उसके लिए क्या करना है आपको पता है। जब आप पोस्टीरियर पैलेटल सील रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको पता है कि मरीज इस समय खांस सकता है, तो उसके लिए आप बजाय सामने खड़े होने के पीछे खड़े हों। इसके बाद ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइन इशू करी है 4 मई को फॉर डेंटल सर्जन्स, उसमें एक N95 मास्क, एक फेस शील्ड, एक गॉगल और एक हेड कैप, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीपीई का। इसके पहने बगैर आप इसको यूज़ करे बगैर आप, और ग्लव्स तो होता ही है रिक्वायरमेंट, इसको यूज़ करे बगैर आप कोई भी प्रोसीजर नहीं करें। ये मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करना चाहूँगा। सर, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अब ये वक्त आ गया है कि हम इमरजेंसी और इलेक्टिव में डिफरेंशिएट करने की बजाय एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ट्रीटमेंट में डिफरेंशिएट करके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सर। अनुति मैम, मेरा आपसे जो आपके लिए सवाल आया है वो ये है कि अब जो डेंटिस्ट के मन में क्वेरीज आ रही हैं, स्पेसिफिकली ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स के मन में, कि इलेक्टिव जो सर्जिकल प्रोसीजर हैं उनके लिए कुछ बताइए, वो उसके लिए थोड़ा और वेट करना चाहिए या अब वो शुरू कर सकते हैं वो चीज़ें? थैंक यू डॉक्टर अभिमन्यु। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अच्छी बात है दैट वी हैव एक्सेप्टेड कि कोरोना वायरस इज़ हियर टू स्टे फॉर नाउ। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CDC है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स है, कॉलेज ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स है, सब ने गाइडलाइंस निकाली है। इवन ICMR ने 31 मार्च को ये गाइडलाइंस निकाली हैं कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज शुड बी स्टॉप्ड। बट द बिग क्वेश्चन इज टिल व्हेन एंड टू डू और नॉट टू डू। इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्प्लीकेशंस क्या हैं एक प्लांट सर्जरी करने के। सबसे पहले कोई भी पेशेंट अगर प्लांट सर्जरी कराने हॉस्पिटल आता है, वो सर्जन से मिलेगा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से मिलेगा मेडिकल फिटनेस के लिए, एक लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, काफ़ी लोगों से मिलेगा। सो एक पेशेंट का जो हेल्दी है उसका चांसेस ऑफ एक्सपोजर टू कोरोना वायरस बढ़ता है। दूसरा, वी आर अ कंट्री ऑफ 135 करोड़ पीपल एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी एक्सेप्ट। सो हमारी जो रिसोर्सेज हैं सबसे पहले एलोकेट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट, द पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, सब एलोकेट होनी चाहिए इमरजेंसी केयर की तरफ। एंड देन व्हेन वी हैव इनफ वी कैन थिंक ऑफ प्लांट सर्जरीज। थर्ड थिंग, कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल आता है कोई माइनर सर्जरी भी कराने, वो अकेला नहीं आता, ही विल गेट अ अटेंडेंट और अ रिलेटिव। सो वी आर डबलिंग द रिस्क ऑफ एक्सपोजर। फोर्थ पॉइंट, अगर कोई भी पेशेंट आके आपके क्लिनिक, आपके सेटअप में सर्जरी करा रहा है, तो कम से कम 9 से 10 हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोज होते हैं एक सर्जिकल सिटिंग में। ऑल्सो
पेशेंट के जो पिट स्टॉप्स होते हैं एक हॉस्पिटल में, दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ऑपरेशन थिएटर। पेशेंट क्लिनिक में आता है, वार्ड में आता है, ओटी में आता है, रिकवरी रूम, आईसीयू, देन अगेन द वार्ड। सो इन सब पिट स्टॉप्स में पेशेंट के चांसेस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी इंक्रीज होते हैं। एनीवेज, अगर एक पेशेंट का इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस लो है, उस कंडीशन में हम वैसे भी कभी भी कोई इलेक्टिव सर्जरी को प्लान नहीं करना चाहते। ऑल्सो अगर पेशेंट को इन द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, सो इफ द सर्जरी हैज़ बीन डन, द पेशेंट इज मोर प्रोन टू कॉम्प्लिकेशंस। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट। दैट इज $1 billion क्वेश्चन। वी हैव टू स्टार्ट इलेक्टिव सर्जरीज। सो द की इज प्रिपेयर्डनेस एंड ट्रेनिंग। आई थिंक अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और आप और आपका स्टाफ एडिक्वेटली ट्रेंड है, यू शुड नॉट वरी। प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड्स आपके पास प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग लाइक RT-PCR एंड द रैपिड टेस्ट किट्स हैव बीन डिवाइस्ड नाउ, दे कैन बी यूज्ड। ऑल्सो इट हैज़ बीन अ गुड सजेशन बाय डीन सर, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें अब पेशेंट हैंडलिंग के प्रोटोकॉल्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे कि पेशेंट का एक्सपोजर एट वेरियस प्लेसेस कम हो। सो हम एक ही क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट के लिए लैब टेक्नीशियन, पेशेंट के लिए रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सर्जन, फिजिशियन उनको अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा जगह जाके अपने आप को एक्सपोज ना करना पड़े। देन कम्स द रोल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ नॉट जस्ट यू, इवन योर हेल्थ केयर स्टाफ, एवरीबडी इंक्लूडिंग द हाउस कीपिंग स्टाफ, उन सब की ट्रेनिंग फॉर प्रॉपर डॉनिंग, डॉफिंग ऑफ PPE किट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, दैट कैन बी डन। जो करंट ग्लोबल गाइडलाइंस हैं वो क्लियरली यही मेंशन करती हैं कि इफ़ मेडिकल मैनेजमेंट इज़ पॉसिबल, डू इट एंड प्लान द सर्जरी फॉर अ कंड्यूसिव टाइम। बट इफ़ सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन, देन गो अहेड विद प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस एंड ट्रेनिंग। तो मैम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आप रेडी हैं तो आप ज़रूर करें। मैम, आपके लिए जो दूसरा सवाल हमारे पास आया है वो ये है कि इस समय मार्केट में बहुत सारे तरीके के मास्क आ गए हैं, कुछ बहुत चीप हैं से लेके कुछ बहुत एक्सपेंसिव तक हैं। तो एक जो डाउट आया है सामने कि एक्चुअली में क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, डेंटिस्ट के लिए कौन सा रिकमेंडेड मास्क है, कौन सा उन्हें यूज़ करना चाहिए, प्लीज़ वो उस पर बताइए मैम थोड़ा सा। देखिए, इंडिया में मेनली 3 टाइप्स ऑफ मास्क हम देखते हैं। वन इज़ द क्लॉथ मास्क। अब पहला सवाल यह है कि क्या वो इफेक्टिव भी है? द आंसर इज़ येस। उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? रिकमेंडेशंस हैं कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके लिए ये एडवाइजरी है कि आप एटलीस्ट एक क्लॉथ मास्क पहन के बाहर निकलिए। आपके पास अब जब आपके OPD स्टार्ट हो गए हैं, आप अगर आपके पास पेशेंट आता है और आप स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में पेशेंट नेगेटिव निकलता है, तो आई वुड सजेस्ट कि पेशेंट आप सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन के बाद पेशेंट को एक क्लॉथ मास्क एटलीस्ट प्रोवाइड करें। नाउ द सेकेंड थिंग इज, दूसरा जो सबसे कॉमनली यूज मास्क इज द 3 ply और द सर्जिकल ट्रिपल लेयर्ड मास्क, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है दैट इज़ द वाइट लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन वोवन फैब्रिक, और वो एब्जॉर्ब करती है सारे मॉइस्चर और सिक्रीशंस। सो आपको ये क्लियरली अपने सब पेशेंट्स और अपने सब स्टाफ मेंबर्स को बताना है कि अगर आप उसे पहन रहे हैं तो द वाइट और द लाइट कलर्ड लेयर शुड बी फेसिंग द स्किन। जो बीच की लेयर होती है दैट इज़ अ फिल्टर एंड द आउटर लेयर इज कलर्ड एंड इट इज़ एक्चुअली वाटर रेजिस्टेंट, कि अगर आपके ऊपर कोई खांस रहा है, आपके ऊपर कोई सिक्रीशंस अगर आ रहे हैं, तो वो मास्क के थ्रू अंदर नहीं आते हैं। Now, recommendations for a surgical triple layered mask are that all healthcare workers should be minimum mandatory requirement है कि they should be wearing a surgical 3 ply mask. Now coming to the big question, N95 mask, that is again हम जो सबसे ज़्यादा सुनते हैं, and और new terms आए हैं, N95, KN95, FFP2, these are nothing but the same things which have a different nomenclature in different countries, like the US calls it N95, Europe calls it the FFP2 and China calls it KN95. Now the thing is कि इसकी recommendations clearly यही है कि कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो पेशेंट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है या वो कोई प्रोसीजर कर रहा है जिसमें एरोजोल्स जनरेट हो रहे हैं, आप उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो N95 मास्क का यूज़ करें। थैंक यू सो मच मैम, इससे बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा रिगार्डिंग मास्क। वैभव सर, आपके लिए जो सवाल आया है वो हमारे पास ये है कि जैसे डेंटल क्लिनिक में पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं,
अब एडल्ट पेशेंट को तो हम समझा सकते हैं कि ज़्यादा जगह हाथ नहीं लगाना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, खांसते वक्त हाथ रखना है। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, तो इनको डील करने के लिए क्या आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहेंगे सर? देखिए, हमें ये समझना होगा कि पेंडेमिक है, ये सबको पता है, पर ये कब तक है, कब तक रहेगा, ये किसी को नहीं पता। सो इट इज़ और डेफरिंग द रूटीन ओपीडीज फॉर दिस इंडेफिनाइट पीरियड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, दिस इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए हमें इट इज़ हाई टाइम कि वी शुड स्टार्ट आवर ओपीडीज। तो इसके लिए जैसा आपका सवाल है कि पेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए स्पेशल कंसिडरेशंस क्या किए जाए, तो देखिए मोटी मोटी गाइडलाइंस सीडीसी ने दे रखी है, एडीए ने दे रखी है। जो मोटा मोटा जिस निकल के आता है उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टू फॉलो इज टेलीडेंटिस्ट्री। आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट्स दो, टेलीफोनिकली जो चीज़ वहीं पे डील हो जाए, टेलीफोनिकली डील हो जाए, दैट इज़ गुड। इफ़ एट ऑल पेशेंट नीड्स टू कम, पहले इंस्ट्रक्ट कर दो पेरेंट्स को कि ईदर ऑफ द पेरेंट्स शुड कम, भीड़ ना लगे एंड अपने गिवन अपॉइंटमेंट टाइम पे ही आए ताकि भीड़ ना लगे क्लिनिक के ऊपर। अब पेशेंट आ जाता है आपके पास में, द वेटिंग हॉल शुड बी स्पेशियस, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, और वहाँ पे बच्चों के जैसे हम रखते थे टॉयज़ या रीडिंग मटेरियल मैगजीन्स, दे शुड बी अवॉइडेड, दीज कैन ट्रांसफर द इन्फेक्शन। Now at the entry point a checkpoint can be made where a person is assigned the duty, जो उसका बच्चे का एज वेल एज द पेरेंट का टेम्परेचर लेगा, एज वेल एज रिसेंट हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, कफ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ली जाए। इफ एट ऑल दीज आर प्रेजेंट देन द पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू फिजिशियन फर्स्ट, पहले वहाँ पे दिखा के आए, बाद में हमारे पास वी विल डील। नेक्स्ट चीज़ है उसी लेवल पे अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, वी शुड बी गिविंग बोथ ऑफ देम द मास्क, प्रेफरेबली अगर ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क मिल सके हम प्रोवाइड कर सके। सेकेंड थिंग उसके हैंड सैनिटाइज हो जाए दोनों के। थर्ड थिंग इज रिमूव द फुटवियर देन एंड देयर ओनली। अब पेशेंट आप बैठे हुए हैं, पेशेंट आपके पास में आ रहा है, हमें प्रिंसिपल फॉलो करना है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का, ट्रीट एवरीबडी एज अ पॉजिटिव केस। तो उसमें आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, आपको अपने स्टाफ को भी बचाना है, आपको पेशेंट को भी साथ में प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि द इन्फेक्शन कैन ट्रांसफर बोथ वेज। तो उसमें देखिए 4-5 मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहला, बच्चा डील कर रहे हैं, आपको पीपी पूरा फुल्ली इक्विप्ड पीपी आपको पहननी है, इंक्लूडिंग फेस शील्ड एंड 95 मास्क, क्योंकि बच्चा कभी भी खा सकता है। सेकंड थिंग इज जहाँ तक हो सकता है एग्जामिन एज वेल एज माइनर प्रोसीजर भी करना है तो बच्चे को पेरेंट की लैब में ही करना है। द पेरेंट विल सर्व एज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इफ पेशेंट कफ्स। थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट इज प्री रिंसिंग ऑफ द माउथ यूजिंग 0.2% पोविडियन आयोडीन और 1.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी गाइडलाइंस हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज द वायरल लोड। नेक्स्ट चीज़ है कि हम एक पेशेंट केबिन्स बना सकते हैं, सिक पेशेंट केबिन, 1-2 केबिन्स कैन बी मेड, जहाँ पे कि अगर हमें लग रहा है विजिबली सिक बच्चा है लग रहा है और हमें इमरजेंसी डील करनी है उसकी, हम वहाँ पे डील कर सकते हैं ताकि उसे हम जल्दी डिसइंफेक्ट कर सकें। नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं, ऑलवेज डू द मिनिमम। डू द मिनिमम में ऑलवेज ट्राई फॉर कंजर्वेटिव मीन्स, डोंट डू मच सर्जिकल पार्ट, एज मिनिमम एज पॉसिबल। अगर करना भी है तो मिनिमल एरोसोल जनरेशन वाला। उसके साथ में आपको यूज ऑफ rubber dams is recommended by CDC also. Last and very important चीज़ है maximize the output in a single visit so that the visits can decrease. I think ये सब चीज़ें हम अपने उसमें फॉलो करते हैं तो we can run a healthy clinic. तो सर ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि कम से कम विजिट्स रखनी है और जो बेयर एसेंशियल हो उतना ट्रीटमेंट हम करें पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। थैंक यू सो मच सर। किशोर सर, आपके लिए जो सवाल हमारे पास आया है वो हमारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स का ये है कि मान लीजिए उन्होंने क्लिनिकल फंक्शन ओपन किया और उनके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो एग्जिस्टिंग कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो या प्राइमरी स्क्रीनिंग पे उनको लग रहा है कि ये एक पोटेंशियल केस हो सकता है। उन परिस्थितियों में उस पेशेंट के साथ उन्हें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। और दूसरा, मान लीजिए कोई पेशेंट जिस वक्त आया वो उस वक्त हेल्दी है, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दे रहा और ट्रीटमेंट करने के 5-6 दिन बाद वो फ़ोन करके अपने डेंटिस्ट को कहता है कि सर मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के, तब इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी? तो सर थोड़ा सा बताइए इसमें। In the first case scenario, as we have discussed, that the patient is a suspect, that there is a symptoms of corona with URI, cough, fever, such symptoms. So there will be screening of such patients, and such patients should be encouraged to visit a physician of a designated COVID-19 hospital to get themselves tested if there is no emergency. But in a case of emergency, such conservative management or initial treatment you can give to such people, and then later on refer them to a designated hospital where all the facilities for testing and quarantine and isolation will be available.
So you can refer such patient. And second possibility we discussed, that the patient retrospectively reports after 4 or 5 days of being visiting your clinic that he has come out to be COVID-19 positive. In that case, if you have used proper personal protective equipments, all the sanitization and hygiene procedures, and you have maintained all the records of the procedure done at your facility with the proper PPE used for a particular patient, and you have contact number or everything of the visiting patients, then you need not worry, because there is very low risk of transmission of COVID-19 with use of proper PPE. And in that sense, you need not close your facility or go into quarantine, and you should maintain self regulation, self monitoring of your symptoms. And if any such symptoms of coronavirus arrive, then you can inform the authorities and get yourself tested. And for the authorities, you can give details of persons coming in contact with such a patient for their contact tracing, and nodal officer should be informed if anybody has come in contact with such a patient, and so you can control infection. And you need not worry if you are following all the personal protective equipments and proper sanitization procedures at your facility. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगला सवाल आपसे है, जैसे कि सर ने अभी मेंशन किया कि मास्क और ग्लव्स वगैरह का यूज़ करना, तो एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे एक डेंटिस्ट फ्रेंड से आया था कि पहले गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते थे, आजकल व्हाट्सएप पे किट्स और ग्लव्स और मास्क के मैसेज आते हैं, इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा वो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली ये पीपीई होता क्या है और क्या स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा बताइए मैम इसके बारे में। See, PPE, personal protective equipment. The components of PPE is like face mask. It can be a surgical normal 3-ply mask. It can be N95, can be FFP, shoe cover, gloves, head cap, the overall suits. These all are PPE. But when we use all of them, the overall, then the shoe cover, face shield, the mask, everything, then is called PPE kit. But now, when you use a single mask also and a gloves also, then also we are using PPE. But we have to know, now the circumstances, there are very much confusions that which PPE to use in which circumstances. So there are guidelines, Ministry of Health and Family Welfare ne, and DCI also recommended various guidelines for which PPE to use in which procedure. For dental surgeon and ENT specialists, they are in moderate risk, because when we are in the clinic, we have a close contact from the patient's mouth. So we are in a moderate risk. So we have to see that we should have N95 mask and then goggle, gloves and head cap. If you are doing any procedure जिसमें हमें लगता है there is chances of splash, then we should wear the face shield also. These are the minimum recommendation. Our deans are also said that again before. These are the minimum recommendation you have to follow. After that, if you want to overprotect yourself by wearing the overall gown and anything, then you can do yourself. But that the minimum recommendation you have to follow. मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक तो जो पीपी किट के बारे में आपने बताया, उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, और दूसरा क्लिनिक की जो हमारा वेटिंग एरिया और ऑपरेटरी एरिया है उसको डिसइंफेक्शन कैसे करना है मैम, प्लीज़ इसके बारे में शॉर्ट में बताइए। जो PPE डिस्पोजेबल है, फॉर दैट वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 गाइडलाइंस अमेंडमेंट 2018. We are not directly dealing with the COVID positive patients because we are not in an isolation center, not in a quarantine center. We are just in a clinic, but there is a chance we might get exposed with the positive patient if the patient is asymptomatic. So for that, biomedical waste management guidelines, there are 4 categories. Yellow category, which contains the anything which is contaminated with blood and body fluids. The second category is the red one, which contains the plastic. It may be gloves or any tubings. The third one is the white translucent container, which we have to dispose where we have to dispose the sharps. And the fourth category is your cardboard boxes with blue marking, where you have to discard the glasses. It may be intact or broken. For biomedical waste management, we have to all dispose our biomedical waste within 48 hours. If it is not pre-treated, तो हमारे जो भी कंपनी के साथ डील है, मे बी बायोटेक वगैरह, उनको हमें इतना बताना है 48 आवर्स के अंदर हमारा जो वेस्ट है वो हमारे क्लिनिक से ले जाना चाहिए. And the person who will deal the waste should wear the proper PEP, at least the mask and the gloves.
we should not keep it for more than 48 hours. It may be a small clinic, but we should dispose, preferably within 24 hours. And that for gown, I want to add one thing. There are various gowns which are coming. Some are fiber containing and some are plastic containing. The fiber containing जो gowns and shoe cap वगैरह आते हैं, we should dispose them to the yellow dustbin, and the plastic material, the hazmat gown and all, which has more plastic material, we should discard them in the red dustbin. Now coming to your second question, which is the environmental cleaning, that is very important because environmental cleaning is a component of standard precautions. We should apply it in all the healthcare facilities irrespective of the patient status. That is very important, irrespective of the patient status. So for disinfection, we should follow all the guidelines strictly and consistently. We should make 1% sodium hypochlorite solution as a disinfectant for surface cleaning and all. This is an envelope virus, so that is good for us that it gets disintegrated easily by the most of the commercial disinfectant which are available. So we should use 1% sodium hypochlorite. We should make it freshly prepared 8 hourly. If you have a 24-hour shifting hospital, then you should make it in 3 shift, like every 8 hourly, and you at least give the 10 minutes contact time when you are disinfecting anything. And sodium hypochlorite has a corroding nature, so if you are disinfecting any metal surfaces, then use at least 70% isopropyl alcohol. And remove from your clinics all the unnecessary curtains, coils वगैरह जो भी आपको unnecessary है उसको हटा दीजिए, और anything which you cannot remove which is necessary and washable, you wash them with hot water cycles. And the high touch area जो आपके सबसे ज़्यादा टच में आता है, like हमारा टेबल टॉप एंड डोर हैंडल्स, रेलिंग्स, ऑल दिस थिंग जो इजीली टच में आते हैं, उसको हमें एटलीस्ट 2 to 3 आवरली क्लीन करना चाहिए, इफ पॉसिबल आफ्टर एवरी पेशेंट. एंड द लो टच एरिया जो होते हैं लाइक फ्लोर एंड द वॉल्स वगैरह आपको एटलीस्ट ट्वाइस इन ए डे क्लीन करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर क्लीनिंग एंड मे बी ड्यूरिंग द लंच टाइम. थैंक यू सो मच मैम. इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि बायोमेडिकल वेस्ट 48 आवर्स के अंदर हमें डिस्पोज करना है अपनी क्लिनिक से. थैंक यू मैम. डीन सर से एक उनका फाइनल एडवाइस पूछना चाहेंगे कि सर एक अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु मंत्र आप देना चाहें तो क्या होगा उसमें? गुरु मंत्र मैं पहले दे चुका हूँ, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का को आप स्ट्रेंथन करें, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो. दूसरा मैं गुरु मंत्र ये देना चाहूँगा कि चाहे वो डेंटल इमरजेंसी हो, चाहे वो डेंटल ट्रीटमेंट हो और चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो, आप डेंटल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा अगर आप डिले करोगे तो वो इमरजेंसी बन जाती है. इसलिए अब आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक आप डिले नहीं कर सकते. आप अपना सारी तैयारी के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करें. थैंक यू सो मच सर.